तो कैसे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सितंबर इनटेक में आने वाले स्टूडेंट्स के बारे में। देखो यहाँ पे ना सब चीज़ें बदल चुकी है। आपको यहाँ पे रेसिज्म देखने को मिलेगा, हेट देखने को मिलेगा। ये तो पहले इंटरनेट पे देखने को मिलता था, पर अब ग्राउंड लेवल पे देखने को मिलेगा। पहले ये वीडियो देखो। Dirtbag ragheads! Dirtbag ragheads! That's all you fucking are! What are you gonna do about it? I dare you! You're dirt. I hate you. I hate you people, man. You're taking over my whole country. That's all you guys are doing. You're swarming like fucking rats. You're not from Canada. You're someone with a rag in your head. Where are you from? India. There you go. You're Indians. Yeah. There you go. Same shit. Different pile. You're probably trying to up for no fucking fun. Treat your women like shit. You come over to my country. You go get the money you're getting from the Canadian government for your flight. They don't give a shit, man. Get the fuck back to Canada then. Pay them Get back to India then. Pay them Get back to India then. Get back to India then. Shit's gonna pop here in Canada for you guys. I promise you. The white boy ain't gonna deal with you guys rolling in on us like this. Is it? No, I can promise you. You guys already got Toronto? I lived in Toronto for 20 odd years, motherfucker. I had to come out here to get away from you guys. I don't... ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है कनाडा में। जब आप यहाँ पे लैंड होगे तो अपने आप को प्रिपेयर करके आना। यहाँ पे ग्रोसरी महंगी हो चुकी है, रेंट तो महंगे थे ही, और लोगों के बोलने का एटीट्यूड कुछ चेंज होगा, और बहुत से आपको रेसिज्म देखने को मिलेगा आपको ग्राउंड लेवल पे। तो इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर होके आना है। तो अब बात करते हैं भाई यहाँ पे इमिग्रेशन के बारे में। तो आपने भी सुना होगा और मेरी वीडियो देखी होगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपोर्टेशन हो रहा है भाई, बहुत से ज़्यादा जांच हो रही है, क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, जो उनको डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट ले रहे हैं। बहुत से बंदों को इमिग्रेशन में दिक्कत हो रही है, उनको पार करने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ से। इमिग्रेशन जो ऑफिसर होते हैं वहाँ पे पूरी जांच पड़ताल करते हैं। कहीं जब आप इमिग्रेशन पार करोगे तो वहाँ पे आपको पूछेंगे कि आप कहाँ जा रहे हो, कौन सी एजुकेशन ले रहे हो, कौन से कॉलेज में जा रहे हो। तो आपको ये भी क्लियर करना होगा वहाँ पे। जब भी आप इमिग्रेशन कर रहे होंगे तो आपके पास अपने रिलेटिव्स का नंबर होना चाहिए, कौन आपको पिकअप करने वाला है, या आपसे ज़रूर पूछेंगे वो, क्योंकि अब चीज़ें हार्ड हो चुकी है। वो हर एक क्वेश्चन करते हैं जो उनको जानना होता है। वो जब तक सेटिस्फाई नहीं होते कि हाँ ये बंदा ठीक है, पढ़ाई करने के लिए आ रहा है, तो तभी छोड़ते हैं वो। बहुत से ऐसे बंदे हैं जो स्टडी वीज़ा ले लेते हैं और फिर यहाँ के फ़ीस नहीं भरते, सीधा यूएसए पार कर जाते हैं। बहुत से बंदे हैं यहाँ पे करते हैं। इवन मेरा एक दोस्त था जो यहाँ से यूएसए बॉर्डर पार किया, वो स्टडी वीज़ा लेके आया था, तो वो यूएसए चला गया। अब यहीं पे आके मेरा दोस्त बना था वो, फिर वो यूएसए चला गया। उसका कुछ हफ्ते 2 हफ्ते बाद फ़ोन आया था कि भाई मैं तो यूएसए चला गया हूँ। तो अब करते भाई पढ़ाई के बारे में बात। देखो भाई, पढ़ाई ठीक है यहाँ पे, तो यहाँ का एक कोर्स है ना वो कम से कम 90 से 1,20,000 के बीच है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। अगर फेल हो गए ना तो आपको दोबारा वही पैसे भर के वो कोर्स दोबारा करना पड़ेगा। टाइम भी ख़राब होगा, मनी वेस्ट होगा। तो इसीलिए भाई अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। हाँ, जॉब भी ज़रूरी है यहाँ पे, जॉब कर लेना, पर अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। यहाँ पे अगर जॉब के बारे में बात करें तो इतनी मास लेवल पे इमिग्रेशन हुआ है, इतनी चीप लेबर आई है यहाँ पे, तो उनके बारे में बात करते हैं। बहुत से बंदे ऐसे हैं जो $10 पे भी काम करते हैं, $8 पे भी काम करते हैं। तो भाई वो एक तरह से नीड हो जाती है कई बार, ठीक है मैं मानता हूँ। पर जो यहाँ पे मिनिमम वेज है ना 17.6 समथिंग है। तो कोशिश करा करो कि ऐसे सुपरमार्केट में जॉब मिल जाए या फिर ऐसी जगह जॉब मिल जाए जो मिनिमम वेज तो दे कम से कम, क्योंकि यहाँ पे जॉब आई नो मिलनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। बहुत से बंदे ऐसे हैं जो 4 महीने तक बैठे हैं, ठीक है 6 महीने तक बैठे हैं। तो कोशिश करा करो भाई कोई सुपरमार्केट में जॉब मिल जाए, या फिर एजेंसी में ट्राई किया करो। मैं एजेंसी में ही ट्राई करता हूँ, तो मेरे को 2-3 शिफ्ट मिल जाती है हफ्ते की। जैसे कि आपको पता ही होगा, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिर्फ 20 घंटे मिलते हैं हफ्ते के, तो वो 20 घंटे भी निकल जाते हैं आराम से। अगर आप एजेंसी में देखोगे, बहुत सी एजेंसी यहाँ पे बंद हो चुकी है क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा। अगर उनको काम नहीं मिलेगा तो आगे स्टूडेंट्स को काम नहीं दे पाएंगे, तो वो अपना खर्चा नहीं चला पाएंगे। तो बहुत सी एजेंसी ऐसे बंद हो चुकी है यहाँ पे, और कुछ एजेंसी यहाँ पे सर्वाइव कर रही है, और कुछ ऐसी एजेंसी है जो स्टूडेंट्स को काम भी देती है। पर मिनिमम वेज 17, 18, 19 बस, इससे ज़्यादा नहीं देती जो एजेंसी होती है यहाँ पे कनाडा में। और कनाडा में ये भी कहा जा रहा है कि जब भी कैनेडियन के जो बच्चे हैं वो जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं, उनको जॉब नहीं मिल पाती बिकॉज ऑफ मास इमिग्रेशन। इंडियंस हो गए बहुत ज़्यादा, फिलिपियन हो गए, पाकिस्तानी हो गए, बांग्लादेश वाले, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गए हैं। तो उनके कारण यहाँ पे जितने भी
एंट्री लेवल की जॉब हो गई कैनेडियंस के लिए, उनको मिल नहीं पा रही। भाई मैं मानता हूँ, देखो भाई यहाँ पे जॉब मिल नहीं रही। इवन मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको जॉब मिल नहीं रही, वो एजेंसी के थ्रू 1-2 शिफ्टें ले लेते हैं हफ्ते में। जो ये एंट्री लेवल जॉब होती है वो कैनेडियन वालों के लिए होती है, क्योंकि आपको तो पता है यहाँ पे एक कल्चर है। जब आप जैसे स्कूल में जा रहे हो या फिर कॉलेज में जा रहे हो तो अपना खर्चा निकालने के लिए एंट्री लेवल जॉब करते हैं कैनेडियन। वैसे ही हमारे लिए भाई जब भी हम लैंड करेंगे यहाँ पे कनाडा में, तो हमें पार्ट टाइम जॉब की ज़रूरत होती है। तो हम भी भाई पार्ट टाइम जॉब के लिए मार्केट में निकलते हैं, एंट्री लेवल जॉब देखते हैं, जो मिल जाती है तो कर लेते हैं, नहीं मिलती तो भाई हम स्ट्रगल करते ही रहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे कैनेडियन बंदों के साथ हो रहा है। वो सीधा कह रहे हैं कि जो मास लेवल इमिग्रेशन हुआ है ना, तुम्हारी वजह से हमें हमारे बच्चों को जॉब नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसी सिचुएशन देखने को मिली है स्टूडेंट्स प्रोग्राम की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मास लेवल पे इमिग्रेशन हुआ। देखो भाई ये सारा ब्लेम तो हम स्टूडेंट्स पे नहीं डाल सकते। जो यहाँ पे इमिग्रेशन इतना मास लेवल पे इमिग्रेशन हुआ है, वो सारा ब्लेम तो स्टूडेंट्स पे डाल नहीं सकते। तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए था कि कितने स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे बुलाने हैं, कितने नहीं। अगर हम ज़्यादा बुला लेंगे तो क्या सर्कमस्टेंसेस होगा, अगर कम बुला लेंगे तो क्या होगा, ये तो भाई यहाँ की सरकार को देखना चाहिए था। और कुछ बंदे ऐसे हैं जिनको जॉब नहीं मिल पा रही, वो जीआईसी पे ही अपना खर्चा चला रहे हैं और पूछते भी है भाई जीआईसी पे निकल जाता है खर्चा। हाँ निकल जाता है खर्चा, अगर आप कोई बेफिजूल के खर्चे ना करें तो भाई देखो रेंट कितना हो सकता है, हद से ज़्यादा 500। शेयरिंग में रहो, आपको आते ही कोई प्राइवेट रूम नहीं लेना है भाई। यहाँ पे आते ही कोई आपके $20 $21 पर आवर तो लगने नहीं वाली, ठीक है। मिनिमम वेज ही 17.60 कुछ है। तो कोशिश करा करो कि भाई ऐसा सस्ता रूम देखो या फिर शेयरिंग में देखो। शेयरिंग में भी आपको 450 मिल जाता है या 500 मिल जाता है। तो कोशिश किया करो कि अपनी जीआईसी भी बचाओ। ग्रोसरी 100-150 में आ जाती है, ठीक। मेरी इतने की आती है ग्रोसरी, और मैं महीने की भी इतने की करता हूँ। और बात करें ट्रैवलिंग की, ट्रैवलिंग का भी खर्चा मैं कंपस से ही करता हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं हाउसेस के बारे में। तो यहाँ पे मैं बहुत सी वीडियो में बताता रहता हूँ कि हाउसेस के रेट कैसे चल रहे हैं, रेंट कैसे चल रहे हैं। रेंट तो बड़े हैं, देखो भाई अभी बताया मैंने। और जो हाउस के प्राइस है ना, वो अभी अफोर्ड करना किसी के लिए बस में नहीं है। अगर कोई अच्छी जॉब कर रहा है ना, वो अफोर्ड कर सकता है। अगर हम जैसे एंट्री लेवल जॉब कर रहे हैं अभी भी, लाइक उसको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, वो अभी भी एंट्री लेवल जॉब कर रहा है $17 पर आवर, $18 पर आवर, तो वो भाई उसके लिए मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे घर अफोर्ड करना। और बहुत से बंदे ऐसे होते हैं जिनको अपने रिलेटिव्स मिल जाते हैं, उनको आते ही रूम मिल जाता है रहने के लिए 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता या फिर महीने के लिए। और बहुत से बंदे ऐसे होते हैं जिनको आते ही अपना भाई अपार्टमेंट लेना पड़ता है, उसमें पैसे ख़राब होते हैं। तो कोशिश किया करो अपने रिलेटिव्स को ढूंढो, ठीक है। तो उनसे पूछो कि कौन सा अपार्टमेंट या फिर कोई ऐसा रूम हमारे लिए देख दे जो भाई कम पैसे में मिल जाए या फिर शेयरिंग में मिल जाए। तो ऐसा भी कर सकते हो आप। कनाडा आते भाई ये मत सोचना कि हमें प्राइवेट रूम चाहिए, ये तो भाई बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि जो प्राइवेट रूम है ना उसकी रेंट कुछ ज़्यादा है और जो शेयरिंग में होते हैं उसके कुछ ज़्यादा है। तो आप अगर पैसे बचाना चाहते हो तो भाई शेयरिंग में रहो। तो ट्राई करना कुछ ऐसी लोकेशन पे अपना घर लो जिससे आप अपने काम पे भी जा सको और अपने कॉलेज भी जा सको। कुछ ऐसे बंदे होते हैं, कुछ ऐसी जगह घर ले लेते हैं जहाँ से अपने काम पे भी जाने पे उन्हें टाइम लगता है, अपने घर पे वापस आने पे उन्हें टाइम लगता है, या फिर अपने कॉलेज पे जाने पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 2-2 घंटे लग जाते हैं उनके। कहीं ज़्यादा टाइम तो भाई उनका ट्रैवलिंग में निकल जाता है। तो कोशिश किया करो कि कोई ऐसी लोकेशन पे घर लें जहाँ से ईज़िली आपको ट्रांसपोर्ट मिल जाए, यानी बस वगैरह मिल जाए। तो बात करते हैं भाई स्किल बेस्ड। जो पूरा कनाडा है ना अब स्किल बेस्ड हो गया है। यहाँ पे जिसके पास स्किल है उसको काम मिल रहा है, जिसके पास नहीं है उसको काम नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो अगर आप लाइक नर्सिंग में हो, डेंटल में हो, तो अपना लाइसेंस जल्दी बनवा लो क्योंकि आपको अच्छी पे मिल सकती है। और तो अब बात करते हैं लैंग्वेज के ऊपर। जो यहाँ पे बंदे हैं वो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, चाहे वो इमिग्रेंट्स हो, स्टूडेंट्स हो, यहाँ पे कैनेडियन बंदे हो। पर अब फ्रेंच को भी बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलनी स्टार्ट हो गई है। अगर आपको अच्छे पॉइंट चाहिए CR स्कोर में तो आप फ्रेंच भी सीख सकते हो, क्योंकि इससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी आपके PR में। अब बात करते हैं भाई कार और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो जब सबसे पहले आप जब ट्रैवल करोगे कनाडा में तो आपका सबसे पहला साथी होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो। सबसे पहले आके यहाँ पे कार मत लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कार को अफोर्ड करना। उसके मेंटेनेंस हो गए, इंश्योरेंस हो गया, भाई बहुत ज़्यादा अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस ही बहुत ज़्यादा महंगा है यहाँ पे। तो कोशिश करा करो भाई कि
पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से ही अपना ट्रैवल करो और कार मत लो आके। मैं तो यही कहूँगा भाई, जब तक आप स्टूडेंट्स हो, जब वर्क परमिट पे आ जाओगे, अच्छा आप पैसा कमाने लगोगे, तब ले लेना कार। अगर आपके लिए वर्थ इट है तो आप लो। मैं तो यही कहूँगा कि भाई कार मत लो जब आप स्टूडेंट्स हो, उसके बाद ही लो जब आप वर्क परमिट पे आ जाओ। और दोस्तों जो हो चुका है अब तो हो चुका है, अभी ये कुछ 1 या 1.5 साल में ठीक होने तो वाला नहीं है। इसको ठीक होने में कम से कम टाइम तो लगेगा ही लगेगा, 2 से 3 साल तक का। और इतने मास लेवल पे इमिग्रेशन हुआ है, ये तो भाई सरकार को देखना चाहिए था, यहाँ की कनाडा की सरकार को देखना चाहिए था। पर दोस्तों हम किसी को ब्लेम तो कर नहीं सकते, चाहे मास इमिग्रेशन हुआ हो, PR नहीं मिल रही हो, जॉब्स नहीं मिल रही हो, वर्क परमिट में बहुत से बंदों को दिक्कत आ रही है, ग्रोसरी हो गया, बहुत से सेक्टर ऐसे हो गए जिसमें हर एक बंदे को प्रॉब्लम्स आ रही है। हम तो इन प्रॉब्लम्स का सामना ही कर सकते हैं। और एट द एंड यही कहना चाहूँगा कि जो मिलना है वो तो मिलना तो है ही अपनी ज़िंदगी में। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।